हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, कॉन्सेप्ट्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक कॉन्सेप्ट का लेसन है, उसका पार्ट 1 है। इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट अस बिगिन। देखिए, आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब भी RBI के जब भी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है और उसके जब मिनट्स ऑफ मीटिंग जब पब्लिश होते हैं, तो उसमें ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रेपो हो गया, रिवर्स रेपो, SLR, CRR। Then you also hear about demand and time liabilities, marginal standing facility, bank rate, standing deposit facilities. These are the different terminologies that we hear when it comes to monetary policy. तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग इनका मीनिंग पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग वो समझेंगे। फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी डीप में स्टडी करेंगे। एट द प्रेजेंट, जैसे कि आज अक्टूबर 2022 फॉर एग्ज़ाम्पल में ये वाले रेट्स हैं RBI के। जो CRR है, इट इज़ एट 4.5%, SLR इज़ एट 18%, रिपो इज़ एट 5.4%, रिवर्स रेपो इज़ एट 3.35%। और उसी तरह से यहाँ पे मैंने बाकी के भी आपको वैल्यूज़ दे रखे हैं। अभी करंटली ये चेंज होते रहते हैं, हर 2 महीने में RBI इनको रिवाइज़ करता है और इसलिए आपको जो भी अपडेटेड है वो देखना है। बट ये जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये वाले रेट्स RBI के लेटेस्ट रेट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे CRR, कैश रिज़र्व रेशियो। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि CRR एक तरह का डिपॉजिट होता है जो बैंक्स होती है, वो RBI के साथ में कुछ एक डिपॉजिट रखती है। अब इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विद बैंक। सो बैंक्स के पास में जितने भी लोगों ने डिपॉजिट्स किए हैं उसका एक पोर्शन होता है, जैसे 4.5% या 4%, इस तरह से वो बैंक्स को RBI के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर कैश। सो कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ कमर्शियल बैंक बेसिकली। And when banks keep this money as CRR, they don't get any interest on this. अभी बैंक्स ने जब RBI के पास में ये पैसा रखा हुआ है तो RBI उनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन दिस। एंड ये पोर्शन ऑफ मनी बैंक किसी को लेंड नहीं कर सकता। इट कैनॉट बी लेंड टू एनीबडी। उसमें वो पैसों से वो कोई सोना नहीं खरीद सकता, शेयर्स नहीं खरीद सकता है, सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद सकता है। जैसे बैंक्स ने बोला कि मैं सिक्योरिटीज़ खरीद के वो RBI में रख दूंगा, तो CRR के केस में नो, RBI बोलता है इट हैज़ टू बी प्योर कैश। तो प्योर कैश RBI के पास में CRR के फॉर्म में होता है बैंक्स का। And it is applicable to all the banks, whether it is commercial banks, whether it is cooperative banks, whether it is regional rural banks, any bank. So cash reserve ratio is a policy which is applicable to all the banks. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एक परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। हम नीचे देखेंगे कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप कंसिडर कीजिए कि बैंक के पास जितने भी लोगों के डिपॉजिट्स है, लोगों ने जो बैंक्स में जो डिपॉजिट कर रखे हैं उसका पोर्शन होता है। तो इसी को हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ बोलते हैं हम। लेकिन NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसको थोड़ा अच्छे से डीप में देखेंगे। सो स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ NDTL। हाउएवर यहाँ पे वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में हो सकता है। जैसे CRR में मैंने बताया था ये प्योर कैश होना चाहिए। स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो के केस में इट कैन बी आइदर गोल्ड, इट कैन बी RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो उस फॉर्म में बैंक के पास यदि कुछ अवेलेबल है तो बैंक RBI के पास में इस फॉर्म में भी डिपॉजिट कर सकता है, आइदर सिक्योरिटीज और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑल्सो। एंड अगेन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द बैंक्स। स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज अ पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू all the banks, whether it is commercial banks, cooperative banks, regional rural banks, okay, small finance banks। हम ये सब भी आगे देखेंगे कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स क्या होती है, हम आने वाले लेसन्स में ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि CRR और SLR ये सारे बैंक्स को एप्लीकेबल होता है।
अब आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, रेपो रेट। रेपो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और इसका क्या हिस्ट्री है वो भी हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। रेपो का मतलब होता है, देखिए, रीपर्चेस ऑर्डर, REP और O, रेपो। रीपर्चेस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, सपोज कोई कमर्शियल बैंक्स है। अब कमर्शियल बैंक्स के पास में यदि समझिए कि कुछ फंड्स की कमी है, सो देर इज़ अ लैक ऑफ फंड्स विथ कमर्शियल बैंक्स। नाउ द कमर्शियल बैंक्स दे वांट टू ऑब्टेन सम मनी फ्रॉम RBI। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक उनके पास में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जो RBI अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो RBI को सेल करती है। देखिए एक्चुअली सेल होता है, यहाँ पे बिकती है, और विथ एग्रीमेंट दैट इट विल बाय बैक इट आफ्टर 7 days और 14 days। सो दीज आर बेसिकली शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये लोन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लोन, दिस इज़ अ एग्रीमेंट कि बैंक बोलता है कि बैंक से RBI खरीदता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विथ एन अग्रीमेंट that after 7 days or 14 days banks will buy back these securities from RBI with some interest। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक ने RBI को ₹5 करोड़ का सिक्योरिटी बेचा है, और आफ्टर 14 days दिस commercial banks they will have to buy back this 5 crore rupees worth of securities along with some interest। ओके, कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, और वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। That interest rate is known as repo rate। So this is the main policy of monetary policy, this is the main tool of monetary policy currently of the RBI। ओके, तो आपको रेपो का मतलब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली उसी तरह से रिवर्स रेपो कॉन्सेप्ट है। रिवर्स रेपो में उल्टा होगा, उसमें जब भी कमर्शियल बैंक्स के पास में सपोज एक्स्ट्रा फंड्स है, तो RBI क्या करता है, RBI विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहाँ पे ओके, यहाँ पे RBI विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक्स विथ एन अग्रीमेंट दैट इट विल बाय बैक। ओके, इट विल बाय बैक विथ सम इंटरेस्ट, and this interest is known as reverse repo। Okay, this interest is known as reverse repo। So reverse repo is what? It is the interest rate paid by RBI for short term loans in the form of purchase of government securities। देखिए ये एक तरह से RBI बैंक को यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स RBI को यहाँ पे एक तरह से लोन दे रही है, मतलब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है, बैंक्स RBI को पैसा दे रही है। सो बेसिकली दीज आर द रीपर्चेज अग्रीमेंट बट इन द रिवर्स फॉर्म, मतलब यहाँ पे RBI इज सेलिंग सिक्योरिटीज टू बैंक्स। एंड रिवर्स रेपो का रेट, देखिए RBI को एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक्स की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सकअप करने के लिए बेसिकली RBI कभी कभी उनको ये चैनल प्रोवाइड करती है रिवर्स रेपो का। तो इसलिए इसका जो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, इट इज़ लेस देन द रेपो रेट। जब बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो RBI चार्ज करता है रेपो रेट, लेकिन जब बैंक्स को पैसा RBI के पास डिपॉजिट करना है तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। इट इज़ यूजुअली 1 to 1.25% लेस देन द रेपो रेट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स रेपो। अभी नेक्स्ट आ जाइए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2011-12 में इंट्रोड्यूस की गई थी। देखिए इसमें और रेपो में फ़र्क क्या है। जब मैंने आपको बताया कि रेपो इस टूल में क्या होता है कि बैंक्स ने RBI को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की है विथ अ अग्रीमेंट टू रीपर्चेज इट। ओके, कभी कभी क्या होता है, और देखिए इसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैनॉट बी फ्रॉम SLR कोटा। अब SLR कोटा क्या है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बताया था कि लिक्विड एसेट के फॉर्म में SLR बैंक्स मेंटेन कर सकती है, तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी एक तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कमर्शियल बैंक का RBI के पास में 50 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। सो ये बैंक्स जब when it operates repo, so these banks cannot use this
government securities. Okay, these banks cannot use these government securities when it is operating under repo. तो आरबीआई बोलता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी आपने प्लेज करके रखा हुआ है 50 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, यू कैनॉट यूज इट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोन इन द फॉर्म ऑफ रेपो. लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि बैंक्स के पास में ये सिक्योरिटी छोड़ के दूसरे सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होते हैं. सो उस केस में आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी रहने के लिए, बैंक्स में लिक्विडिटी रहने के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक नया टूल अडॉप्ट किया है आरबीआई में. सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इन रेपो द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैनॉट बी फ्रॉम द एसएलआर कोटा. ठीक है, समटाइम्स बैंक्स आर आउट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज दे डोंट हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पुट एज कोलैटरल. Therefore, RBI allows banks to use government securities from SLR but at a higher rate of interest. तो अब देखिए आरबीआई यदि यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो एसएलआर में है आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में नेचुरली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा. ओके, सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हैज़ अ हायर इंटरेस्ट रेट दैन द रेपो रेट. ऑल्सो दिस इज जस्ट एन ओवरनाइट थिंग. इसको रेपो की तरह से 7 या 14 डेज का अग्रीमेंट नहीं होता है. दिस इज जस्ट ओवरनाइट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट एक्चुअली सोल्ड इन दिस केस. ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में यहाँ पे सेल और रीपर्चेज नहीं होता है, बट इट इज जस्ट यूज एज अ कोलैटरल. तो यहाँ पे आरबीआई अलाउ करता है कि एसएलआर कोटा का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है यू कैन प्लेज देम एज अ कोलैटरल इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब आ जाइए, हमने ऊपर देखा, मैंने आपको बोला था कि एनडीटीएल आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़. पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिमांड लायबिलिटीज़. डिमांड लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दोज डिपॉजिट्स विद बैंक्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय डिपॉजिटर्स ऑन एनी टाइम. ओके, एट एनी टाइम ऑन डिमांड. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो गया आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. जैसे आप बैंक कोई है, आपने बैंक में कुछ आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है, यू कैन विड्रॉ इट एनी टाइम यूजिंग योर एटीएम, राइट, और यू कैन मेक पेमेंट फ्रॉम दिस. सो बेसिकली ऑन योर डिमांड यू कैन विड्रॉ दिस मनी. सो एग्जाम्पल ऑफ डिमांड लायबिलिटीज ऑफ बैंक्स इज current account, saving accounts, demand draft, and also there are margins held against letter of credit. देखिए letter of credit होता है, letter of guarantees होता है, बैंक guarantees होता है. तो बैंक guarantees में जो बैंक्स जो मार्जिन जो हेल्ड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल देर इज़ वन पर्सन एंड ही अप्रोचेज अ बैंक कि आई हैव सो एंड सो मच प्रॉपर्टी. जैसे इसने बोला कि मेरे पास में 5 करोड़ का लैंड है, ये 5 करोड़ का लैंड मैं प्लेज करता हूँ और मुझे बैंक गारंटी चाहिए. सो बैंक बोलता है कि ठीक है, लाइक विदाउट डिपॉजिटिंग एक्चुअल मनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी द बैंक विल गिव अ सर्टिफिकेट कॉल्ड एज बैंक गारंटी. कि ठीक है, दिस पर्सन हैज़ सो एंड सो प्रॉपर्टी, सो दिस पर्सन विल कैन ऑब्टेन बैंक गारंटी ऑफ से ₹1 करोड़. बैंक गारंटी का मतलब होता है कि, और ये 1 करोड़ का सर्टिफिकेट ये आदमी उसके किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है. जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट टेंडर है, वो गवर्नमेंट टेंडर में उसको एज अ सिक्योरिटी बोल के बैंक गारंटी देना है, बीजी देना है, तो उस केस में ये 1 करोड़ का सिक्योरिटी वो पर्सन यूज़ कर सकता है जो कि उसको बैंक ने दिया है. अभी वेन एवर द बैंक गिव्स सच अ गारंटी द बैंक होल्ड सम मार्जिन अमाउंट. बैंक कुछ कैश में मार्जिन अमाउंट अपने पास में होल्ड करता है अलॉन्ग विद दिस प्लेज, अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट. सो दिस इज नोन एज मार्जिन, और ये मार्जिन भी डिमांड लायबिलिटी होती है. दिस पर्सन कैन विड्रॉ दैट margin at any time after after this bank guarantee is expired. This bank guarantee is valid for 3 months, 6 months, 1 year like that. उस पर वो लिखा होता है उस सर्टिफिकेट के ऊपर. और उसी तरह से कुछ कुछ ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट्स रखा था 6 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के ऊपर हो गया, तो उसके बाद में जो ओवर ड्यू होता है वो भी डिमांड लायबिलिटी हो जाता है. यू कैन गो एंड डिमांड एनी टाइम दिस ऑन रिकरिंग डिपॉजिट्स ऑल्सो. ठीक है, सो दीज आर डिमांड लायबिलिटीज. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज टाइम लायबिलिटीज. टाइम लायबिलिटीज वो है विच कैन ओनली बी विदड्रॉन अपॉन मैच्योरिटी और एल्स पेनल्टी हैज़ टू बी पेड. मतलब जैसे एफडी हो गया. अब यदि एफडी आपका 6 मंथ्स का एफडी है, यदि आप उसको 4 मंथ्स में विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक्स विल चार्ज यू अ पेनल्टी, एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज टाइम लायबिलिटीज. एंड टाइम लायबिलिटी बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस करने के लिए. जैसे बैंक्स को पता होता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ मनी वी विल हैव फॉर सो एंड सो पीरियड सो दैट इट कैन गिव लोन्स टू द पीपल, राइट. क्योंकि लोन तो लोग ओवरनाइट के लिए या 2 दिन के लिए नहीं लेते. लोन्स लिए जाता है 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए,
or whenever it is a house loan, it can be for 30 years also. So in order to manage such kind of loans, there are time liabilities with banks. And the example of time liabilities are fixed deposits, recurring deposits, cash certificates, staff security deposits. These are different examples of time liabilities. अब हमने डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी देख लिया. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर NDTL, व्हाट आर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. नेट का मतलब हो जाता है, देखिए डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में से आप बैंक के एसेट्स माइनस कर दीजिए. ठीक है, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में से आप एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम को माइनस कर दीजिए. तो इसका फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. NDTL इज इक्वल टू डिमांड लाइबिलिटीज़ प्लस टाइम लाइबिलिटीज़ प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ प्लस लाइबिलिटी टू अदर्स, अदर्स मीनिंग अदर बैंक्स, प्लस लाइबिलिटी टू अदर बैंक्स माइनस एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम. अब देखिए डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी तो आपको ऊपर समझ गया होगा. ये अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या है, तो आइए देखते हैं हम लोग. देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. डिमांड लाइबिलिटीज़ में जैसे मैंने बताया डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट्स, टाइम लाइबिलिटी में मैंने बताया फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स. अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में आता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दिस डिपॉजिट्स. तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट नहीं होता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट होता है. बाकी जो इंटरेस्ट जो अक्रू होगा आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट्स पर, रिकरिंग डिपॉजिट्स पर, उसको अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में हम लोग क्लासीफाई करते हैं. उसके बाद में बैंक से कुछ बिल्स पेएबल होते हैं, बैंक्स को भी कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कुछ बिल्स पेएबल होता है, राइट. उसके बाद में कुछ अनपेड डिविडेंड्स होते हैं बैंक के, जैसे बैंक्स के भी शेयर होते हैं, यदि उनके कुछ अनपेड डिविडेंड्स हैं तो वो भी अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में चले जाते हैं. देन एनी अमाउंट ड्यू टू बैंकिंग सिस्टम नॉट इन नेचर ऑफ डिपॉजिट और बोरोइंग. अब जैसे बैंकिंग सिस्टम में कुछ अमाउंट डिपॉजिट ड्यू होता है, जैसे इसका फॉर एग्जांपल है कि एक पर्सन ने कुछ एक्सिस बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन किया है एंड दिस मनी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू SBI. सो एक्सिस बैंक से SBI में पैसा जाना है, मतलब ये वाला क्या है कि दिस इज़ ड्यू टू बैंकिंग सिस्टम, एक्सिस बैंक हैज़ टू पे SBI. तो फॉर एग्जांपल कोई चेक डिपॉजिट हुआ है, एक्सिस बैंक ने इसको, स्टेट बैंक ने इसको क्लियर किया है कि ओके दिस, सॉरी एक्सिस बैंक ने इसको क्लियर किया है एंड दिस अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू SBI. सो ये जो टाइम में, जैसे बीच में सपोज 2 days का टाइम लैग है, तो इस टाइम पीरियड में जो भी ड्यू टू बैंकिंग सिस्टम जो भी अमाउंट होगा वो अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का पार्ट हो जाता है. और एसेट्स इन बैंकिंग सिस्टम क्या होता है वो यहाँ पे है. देखिए एसेट्स क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में. एसेट मतलब होता है कि उनका बैलेंस इन करंट अकाउंट्स एंड नोटिफाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मतलब जो बैंक होता है, जैसे एक्सिस बैंक है, सपोज एक्सिस बैंक ने SBI में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, उनका अकाउंट है, या किसी NBFC में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनका कुछ पैसा डिपॉजिटेड है, तो वो उनका एसेट हो जाता है. एंड लोन गिवन्स टू अदर्स, लाइक फॉर एग्जांपल SBI हैज़ गिवन लोन टू HDFC बैंक. सो ये SBI के लिए एसेट हो गया है, राइट. एंड देयर इज़ अ कॉल मनी, शॉर्ट नोटिस मनी ऑल्सो. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है. दिस इज़ बेसिकली टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट. मार्केट में लिक्विडिटी के लिए कॉल मनी और नोटिस मनी होता है, ये हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है. दिस इज़ बेसिकली इंटर बैंक लेंडिंग. ओके, तो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, उसको इंटर बैंक लेंडिंग बोलते हैं हम लोग, इंटर बैंक लेंडिंग. तो सपोज किसी एक बैंक ने दूसरे बैंक को लैंड किया है तो वो भी उस बैंक का एसेट्स हो जाता है. सो बेसिकली दीज आर द टोटल लाइबिलिटीज माइनस द टोटल एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम. इसको हम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बोलते हैं. अभी नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट. सो देखिए बैंक रेट का मतलब क्या है. दिस वॉज एन ओल्ड टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. बैंक रेट वॉज एन ओल्ड टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 1992-93 में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ठीक है, बैंक रेट का मतलब होता है कि देखिए पहले क्या होता था कि RBI यूज टू गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन ऑर्डर टू डू देयर बिजनेस. RBI कमर्शियल बैंक्स को कुछ लोन्स देता था लॉन्ग टर्म के लिए. दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स कि you can use this money to do your business, and RBI used to charge some interest rate. Okay, and this interest rate was known as bank rate. So long term loans given by RBI to commercial banks without any collateral. यहाँ पे banks को कोई collateral नहीं रखना होता था. This was simply on the basis of the paid up capital, और वो जो commercial banks के जो promoters हैं उनके
ऑथेंटिसिटी के बेसिस के ऊपर आरबीआई उनको लोन देता था। अभी भी ये टूल ऑपरेशनल है, बट इट इज़ नॉट द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि दीज आर द लॉन्ग टर्म लोन्स given by RBI to commercial banks and without any collateral. So this is the important concept. It used to be policy rate but not now, and bank rate is linked to penal rates. देखिए पेनल रेट्स अभी, हाँ, बैंक रेट का एक ही यहाँ पे यूज़ है आज मॉनेटरी पॉलिसी में कि इट इज़ लिंक टू द पेनल रेट्स। पेनल रेट्स का मतलब होता है कि व्हेन बैंक्स फेल टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि सीआरआर एंड एसएलआर all the banks they have to maintain with RBI. CRR is cash deposits, SLR is any liquid deposit. If banks fail to maintain the CRR and SLR with RBI, then penalty is charged on these banks, and that penalty is calculated with the basis of bank rate. तो जो भी बैंक रेट है, बैंक रेट से प्लस 1%, 2%, 3% RBI चार्ज करता है। सो बैंक रेट के हिसाब से उसके में कुछ एडिशन करके आपका पेनल्टी का रेट होता है। सो दैट इज़ व्हाट द आरबीआई, दैट इज़ हाउ द आरबीआई यूजेस बैंक रेट। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसका मतलब होता है आपका कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को जब एसएलआर और सीआरआर मेंटेनेंस के लिए बोलता है, तो क्या ये डेली चेक होता है? क्या बैंक्स को डेली जितना उनके पास में नेट डिमांड एंड टाइप लाइबिलिटीज़ है, NDTL, is it possible that every bank has to report their NDTL and SLR and CRR to RBI every day? It is not feasible. It is not administratively feasible. तो RBI ने इसमें एक टूल लाया है विच इज़ नोन एज फोर्टनाइटली लैग। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 days, 2 weeks. तो हर एवरी अदर फ्राइडे, इन एवरी 2 weeks on Friday, banks have to report their NDTL and cash with RBI to RBI. So banks have to report to RBI what is their NDTL and what is the amount of cash that they are holding with RBI. तो उनको अपना CRR, SLR और NDTL ये 3 चीज़ें हर 2 हफ्ते में फ्राइडे को रिपोर्ट करनी होती है। तो वो 2 हफ्ते में इट कैन मेक एडजस्टमेंट्स, उसको बोलते हैं हम फोर्टनाइटली लैग, कि एवरी 15 days आरबीआई चेक्स सीआरआर एंड एसएलआर फॉर एवरी बैंक। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एसडीएफ, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ इज नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। इट वॉज अभी रिसेंटली अप्रैल 2022 में ही ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 को भी अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। अभी अप्रैल 2022 में ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ऑल्दो इसका रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में ही दिया था, लेकिन उसका थोड़ा टाइम लगा इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए, जिस तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि जब बैंक्स को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओवरनाइट, उसके पास में बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है, उस टाइम पे आरबीआई उसको कुछ लोन देता है और कोलैटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये बैंक्स रख सकता है। ओके, सो दिस वाज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक्स के पास में या कहो गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है। ओके, लिक्विडिटी इंक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन के टाइम की बात देखिए कि बहुत ज़्यादा पैसे बैंक्स में डिपॉजिट हुए थे उस टाइम पर, तो बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ गई थी। तो ये लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए ओवरनाइट आरबीआई ने एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक नया टूल लाया है। सो दीज आर ओवरनाइट थिंग। फ्लोर ऑफ एलएएफ, अभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये क्या है, ये बेसिकली आप अभी याद रखिए कि रेपो एंड रिवर्स रेपो आर बेसिकली एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दीज आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। और पहले क्या होता था, ये एसडीएफ के पहले रिवर्स रेपो वाज द फ्लोर। जैसे देखिए, यदि रेपो रेट 5% है, रिवर्स रेपो रेट यदि 4% है, तो इसके बीच में ही आपका जो भी लेन देन होता था वो यहीं पे होता था। जैसे यदि बैंक्स को पैसा चाहिए आरबीआई से, तो दे विल टेक एट 5%। इफ बैंक्स आर गिविंग टू आरबीआई, दे कैन गिव एट 4%। तो दिस वाज द फ्लोर एंड दिस वाज द सीलिंग। Now what is happening? Now RBI has introduced a new concept and it is known as standing deposit facility, and this is a new tool. So this has replaced the hitherto fixed rate reverse repo. तो अभी standing deposit facility is the
basically floor of liquidity adjustment facility, एंड इट इज़ टू एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेट्रल। यहाँ पे आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देता है, वो सिर्फ एक्सेस लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए होता है। एंड इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट्स ऑल्सो। देखिए गवर्नमेंट्स में कभी कभी होता है कि सडन जैसे मार्च के महीने में फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिडक्शन कर लिया है या पीपीएफ डिडक्शन किया है, तो गवर्नमेंट को भी कभी कभी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स में भी, तो वो भी आरबीआई के पास में वो डिपॉजिट कर सकते हैं। And that liquidity can be absorbed by RBI through SDF channel, and it is not part of CRR but eligible for SLR। अब जैसे बैंक ने जो एक्स्ट्रा मनी जो आरबीआई में डिपॉजिट किया है, तो इट कैनॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सीआरआर बट इट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ एसएलआर। सो दिस एक्स्ट्रा मनी कैन बी अ पार्ट ऑफ एसएलआर। जैसे फॉर एग्जांपल एसएलआर किसी बैंक का, सपोज बैंक को मेंटेन करना है 18% और किसी बैंक के पास अभी 17% मेंटेन है, सो इफ दे हैव दिस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी एंड दे हैव सबमिटेड इट इन द फॉर्म ऑफ एसडीएफ, देन बेसिकली दे कैन से कि एंड दे कैन मेक अप फॉर दिस 1% शॉर्टफॉल हियर। ओके, तो ये 1% में यहाँ पे कमी है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एसएलआर। उसके एग्जांपल्स हैं सडन इंक्रीज इन पीपीएफ, टैक्स रिसीप्ट्स, टेम्पररी पोस्टपोनमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट किया था लेकिन उसका पोस्टपोन हो गया, तो उस केस में लिक्विडिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में ये एक नया टूल है आरबीआई का, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे हमने न्यू कॉन्सेप्ट्स देखे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एसडीएफ, ये सब क्या होता है। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को और भी डीप में देखेंगे। थैंक यू।